वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कुदरती इंतखाब होता है या जो इवोल्यूशन होता है, उस इवोल्यूशन के अंदर इर्तिखा के अंदर कुदरती इंतखाबात के लिए सबूत की हम बात कर रहे हैं, उनके एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, उनके शवाहिद की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से साइंसदानों ने इस बात को साबित किए कि दुनिया के अंदर इर्तिखा होता है। तो अब आज जो एविडेंस की या आज जिस सबूत की हम बात करने वाले हैं, ये सबूत वो सबूत है जो इंग्लैंड के अंदर इन्वायरमेंट के बदलते हुए हालात के साथ हासिल किया गया था। तो ये जो सबूत है ये हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे पास जो दौर आया उसमें एक दौर आया जिसको हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं, जो सनती इनकलाब का दौर आया। तो इस सनती इनकलाब के दौर के अंदर भी इवोल्यूशन देखने को मिला, इर्तिखा देखने को मिला। अब ये किस तरह से हुआ, कैसा हुआ, हमको इसको समझना है। तो सबसे पहली चीज कि जो कुदरती इंतखाब है, यानी जो नेचुरल सिलेक्शन का लॉ है, नेचर सेलेक्ट करता है, नेचर किसी चीज को डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया के अंदर सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो किस तरह से करेगा। तो ये जो कुदरती इंतखाब का जरिया है जिसको इर्तिखा की यानी इर्तिखा की तायद करने वाला, तो दूसरा जो दिलचस्प मुशाहिदा है वो कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड के अंदर हुआ। इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किए, परवानों का एक जखीरा जो 1850 में इकट्ठा किया गया। यानी यहाँ सिंपल चीज ये समझना है कि 1850 में क्या किया, 1850 के अंदर उन्होंने कुछ परवानों को, हम और आसान लैंग्वेज में कहेंगे कि कुछ कीड़ों को उन्होंने जमा किया। कुछ कीड़े थे, उनको उन्होंने जमा किया 1850 के अंदर। अब ये जो काम हुआ था ये सनती निज़ाम कायम होने से पहले हुआ था, और सनती निज़ाम कायम होने से पहले इसमें मुशाहिदा क्या किया गया, मुशाहिदा ये किया गया कि दरख्तों के ऊपर जो सियाही माइल परो यानी सियाही माइल परो वाले परवानों के मुकाबले में, अब यहाँ जो सियाही माइल परो वाले परवाने हैं तो उनको कहा जाता है मेलानॉइड्स। क्या कहा जाता है उनको, मेलानॉइड्स परवाने यानी मेलानॉइड्स मोथ्स। अब ये मेलानॉइड्स का मतलब क्या है, मेलानॉइड्स का मतलब ये है जैसे हम हैं, इंसान है, तो इंसान की जिल्द के दो कलर है, एक व्हाइट कलर है और एक ब्लैक कलर है। तो जो ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर इसलिए है क्योंकि उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट है। इसी तरह से जो परवाने हैं, उन परवानों के अंदर वो परवाने जिनके परों के कलर है या ब्लैक कलर है या काला कलर है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास क्या है, मेलानिन, इसलिए उनको बोला जाता है मेलानॉइड्स परवाने। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो जब 1850 के अंदर इन्होंने परवानों को जमा किया तो उन परवानों के अंदर उनको क्या देखने को मिला कि उन्होंने क्या किया कि सियाही माइल जो परों वाले, सियाही माइल यानी काले कलर के जो पर वाले परवाने थे उनको उन्होंने जमा किया, और उन्होंने ये देखा कि उनके मुकाबले में यानी सियाही माइल परों वाले परवानों के मुकाबले में सफेद परों वाले परवानों की तादाद ज्यादा थी। किसकी तादाद ज्यादा थी यहाँ पर, सफेद परों वाले परवाने। तो यहाँ बहुत सिस्टमेटिक एक चीज याद रखना है कि जब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था तब तक काले परों वाले परवानों के मुकाबले में सफेद परों वाले परवाने वहां पर ज्यादा थे। या हम और आसान कि काले कलर के कीड़े और सफेद कलर के कीड़े, सिंपल आसान याद रखना है। तो जो काले कलर के कीड़े थे उनकी तादाद कम थी और जो सफेद कलर के कीड़े थे उनकी तादाद ज्यादा थी। अब क्या हुआ, जब 1850 के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उसके बाद हालात तब्दील हो गए। उसके बाद हालात तब्दील हुए तो उन्होंने क्या किया, दोबारा और बहुत सारे कीड़ों को वहां से जमा किया। अब ये जो दूसरा जखीरा था यानी ये जो दूसरा स्टोरेज था जो सनती निज़ाम कायम होने के बाद हुआ, कब हुआ वो, सनती निज़ाम कायम होने के बाद। और सनती निज़ाम कायम होने के बाद उन्होंने कब किया, वो 1920 में। कब किया उन्होंने, 1920 में। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने उसको इकट्ठा किया तो उनमें सियाही माइल परों वाले जो परवाने थे उनकी तादाद ज्यादा थी।
यानी तनासुब क्या हो गया था, उल्टा हो गया था। तो 1850 के अंदर सबसे ज्यादा जमा किसको किया था उन्होंने, सफेद परों वाले परवानों को। और जब 1920 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने जमा किया तो परों वाले काले कलर के परों वाले परवानों की तादाद उसमें क्या थी, ज्यादा थी। तो 1850 में सफेद कलर के कीड़े ज्यादा थे और 1920 में काले कलर के कीड़े ज्यादा थे। ये आसान तरीका है इसको याद रखने के लिए। अब इससे उन्होंने क्या तवज्जो या इससे उनको क्या चीज समझ में आई, इस मुशाहिदे से उन्होंने क्या समझने की कोशिश की। तो इस मुशाहिदे के सिलसिले में ये तशरीह की गई, यानी एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो शिकारखोर मुखालिफ पस मंजर में एक परवाने को पहचान लेते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि होता क्या है या हुआ क्या, कि इसको मैं एक आसान अल्फाज में पहले आपको समझा देता हूँ, बाद में बुक में क्या लिखा उसको हम समझते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो कीड़े हैं, ये जो कीड़े हैं, इन कीड़ों को खाने वाले परिंदे, इन कीड़ों को खाने वाले जो परिंदे थे, वो कीड़ों को पहचानते थे उनके कलर की वजह से, उनके रंग की वजह से। तो अब रंग दो तरह का है, एक रंग हो गया सफेद और एक रंग हो गया काला। ठीक है। तो जो भी परिंदा था, जो परिंदा इन कीड़ों को खाता था, वो देखता था सफेद परिंदे और काले परिंदे। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब तक सनती इनकलाब नहीं आया तब तक जितने भी कीड़े थे वो जाकर दरख्तों के ऊपर बैठते थे। दरख्तों के ऊपर जहां पर जाकर वो बैठते थे, तो एक दरख्त है, एक दरख्त के ऊपर दो अलग अलग कलर के क्या है, वहां पर कीड़े हैं। अब वो जो दरख्त है, वो दरख्त का जो कलर है, वो दरख्त का कलर वाइट है। वाइट क्यों है, वाइट इसलिए है क्योंकि उस दरख्त के ऊपर काई, यानी उस दरख्त के ऊपर ग्रो होती थी काई, फफूंद ग्रो होती थी, और वो फफूंद होती थी सफेद कलर की। तो दरख्त के ऊपर जो काई होती थी वो सफेद कलर की होती थी। उस सफेद कलर की काई के अंदर सफेद कलर के कीड़े छुप जाते थे, और उसी सफेद कलर की काई के ऊपर काले कलर के कीड़े आसानी से दिखाई देते थे। अब कोई परिंदा अगर उड़ता हुआ आएगा और उसको शिकार करना है, तो आसानी से उसको कौन दिखाई देगा, उसको आसानी से दिखाई देगा काला कलर का कीड़ा। इसलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले काले कलर के कीड़ों का शिकार ज्यादा होता था, नतीजे में काले कलर के कीड़ों के नंबर कम थे और सफेद कलर के कीड़ों के कलर ज्यादा थे। तो अब वो जो इन्वायरमेंट था, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले था, वो इन्वायरमेंट मुनासिब या फेवरेबल किसके लिए था, मुनासिब या फेवरेबल था वो सफेद कलर के कीड़ों के लिए, और वो अनफेवरेबल था, नामुनासिब था। ऐसे हालात थे जहां पर कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता था आसानी से, वो किसके लिए थे, वो काले कलर के कीड़ों के लिए था। तो इसको सिंपल आप समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, पॉल्यूशन नहीं था, नतीजे में सफेद कलर के कीड़े वहां पर आसानी से सरवाइव करते थे क्योंकि वहां पर काई की ग्रोथ आसानी से होती थी। अब इसको एक और चीज को समझ लीजिए कि काई का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो काई ये इन्वायरमेंट का इंडिकेशन है। अगर कहीं पर पोल्यूशन होता है तो वहां पर काई की ग्रोथ नहीं होती। अगर कहीं पर पोल्यूशन होता है, कहीं पर इन्वायरमेंट आलूदा हो जाता है, तो वहां पर काई की कभी भी ग्रोथ नहीं होती। तो काई को एज अ इंडिकेटर, ये दिखाने के लिए कि वहां पर पोल्यूशन है या नहीं है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बेसिक पिक्चर मैंने आपके सामने रखी। अब मैं इसको और आपको एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो शिकारखोर मुखालिफ है, पसे मंजर में एक परवाने को क्या कर लेते थे, पहचान लेते थे। यानी आसानी से उनको ऊपर से दिखाई देता था कि काले कलर के कीड़े वहां पर है, और वो जाके क्या करते थे, काले कलर के कीड़ों को
अटैक कर लेते थे, खा लेते थे, लेकिन सफेद कलर के कीड़े काई के अंदर छुप जाते थे। नतीजे में सफेद कलर के कीड़ों के नंबर ज्यादा रहते थे और कालों के कम। सनती निजाम कायम होने के तवील अरसे तक या तवील अरसे के बाद दरख्तों के तने सनती धुएं और कालिक की वजह से काले हो गए। तो सनती निजाम आया, सनती इनकलाब आया, तो नतीजे में क्या हो गया, जो धुआं निकला या जो पोल्यूशन हुआ, उस पोल्यूशन की वजह से जो दरख्तों के तने थे वो पूरी तरह से क्या हो गए, काले हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर पोल्यूशन की वजह से जो काई की ग्रोथ थी वो क्या हो गई, रुक गई। इस सूरत हाल में यानी इस सूरत हाल में सफेद परों वाले परवाने शिकारखोरों की वजह से जिंदा ना रह सके, लेकिन सरमई यानी काले कलर के परों वाले या मेलानॉइड्स परवाने जिंदा रहे। अब क्या हो गया कि जब सनती इनकलाब आया, पूरा दरख्तों का कलर काला हो गया, तो अब उन दरख्तों के ऊपर जब दोनों भी कलर के कीड़े जाकर बैठेंगे, तो काले कलर के कीड़े तना काला होने की वजह से पहचाने नहीं जाएंगे, जबकि सफेद कलर के कीड़े उस काले कलर के तने के ऊपर बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे, पहचाने जाएंगे। जैसा ये होता है कि हमारे पास अगर सफेद कलर का बोर्ड है, व्हाइट कलर का बोर्ड है, तो उसके ऊपर आप एक डॉट भी अगर लिखते हैं तो आप उसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। यानी एक धब्बा भी अगर व्हाइट कुर्ते के ऊपर होता है तो आप दूर से देख के उसको पहचान सकते हैं। वैसे ही अगर एक काला कलर का बोर्ड है या काला कलर का बैकग्राउंड है और उसके ऊपर व्हाइट डॉट है, तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसी तरह से इस एग्जाम्पल को याद रखिए कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, सनती इनकलाब आया, तो जितना भी ग्रीनरी थी, जितना भी व्हाइट कलर था जिसकी वो काई की वजह से था, वो पूरा खत्म हो गया। अब पोल्यूशन की वजह से दरख्तों के तने काले हो गए। दरख्तों के तने काले होने की वजह से जो काले कलर के कीड़े थे वो वहां पर दिखाई नहीं देते थे, और उसके मुकाबले में सफेद कलर के कीड़े बहुत आसानी से दिखाई देते थे। नतीजे में परिंदे आके सीधा अटैक किसके ऊपर करते थे, सफेद कलर के कीड़ों के ऊपर। नतीजे में यह हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो कीड़ों को जमा किया गया, उनको कलेक्ट किया गया, उनका जखीरा किया गया, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा कौन से कीड़े थे, उनके अंदर सबसे ज्यादा कीड़े थे सियाही माइल यानी काले कलर के कीड़े। ठीक है। जहाँ एक और चीज जिसको याद रखना है कि सनती जो निजाम है, सनती निजाम कायम होने से पहले काई की दबीस तह ने जो तकरीबन सफेद थी, दरख्तों को क्या करके रखा था, घेर के रखा। जैसा मैंने पहले कहा कि जहां पर भी पोल्यूशन नहीं होगा, सनती निजाम जब आया तो सनती निजाम की वजह से पोल्यूशन हुआ, लेकिन उससे पहले सनती निजाम नहीं होने से पहले क्या था, पूरा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। और इन्वायरमेंट अच्छा होने की वजह से ये था कि वहां पर जितने भी दरख्त थे उनके ऊपर काई की ग्रोथ हुई, काई वहां पर काई की अपनी एक तह बनी हुई थी, और उस तह की वजह से वो पूरा दरख्त क्या था, ढका हुआ था। तो वो दरख्त का जो तना था वो भी हमको किस तरह दिखाई देता था, व्हाइट कलर का, सफेद कलर का। इस पस मंजर में यानी अब ये जो व्हाइट कलर का पूरा काई ने घेर के रखा हुआ था, तो इस पस नजर में या पस मंजर में सफेद परों वाले परवाने जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि सफेद कलर की जब बैकग्राउंड होगा तो सफेद कलर के जो कीड़े हैं वो वहां पर आसानी से आपको दिखाई नहीं देंगे, या उस परिंदे को आसानी से दिखाई नहीं देंगे, और वो उनको आसानी से नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन अगर गहरे रंग के यानी काले रंग के अगर परवाने वहां पर है, तो शिकारखोरों की पकड़ में वो क्या हो जाएंगे, इस आसानी से आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा तजुर्बा था, इसके ऊपर उन्होंने मुशाहिदा किया। अब क्या आप जानते हैं कि काई सनती आलूदा की निशानदही करने वाले के तौर पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पहले कहा आपको कि काई का जो इस्तेमाल होता है वो सनती आलूदगी के इंडिकेटर के तौर पे, निशान लगाने वाले के तौर पे या निशानदही के तौर पे क्या किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। या जो काई होती है वो इन इलाकों में नहीं उगेगी जो कशीफ हो यानी जो आलूदा हो, जहां पर पोल्यूशन ज्यादा हो। बस वो जो परवाने अपनी हैयत तब्दील करने की अहलियत रखते थे, यानी पस मंजर में छुप सकते थे, जिंदा रहे। उनका ये कहना है कि वो परवाने जो अपने आप को तब्दील कर सकते थे,
अपने आप की हैयत को चेंज कर सकते थे, अपने कलर को चेंज कर सकते थे इन्वायरमेंट के हिसाब से। वो वहां पर जिंदा रह गए, और जो नहीं कर सकते थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। अगेन यहाँ पर हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा ताकतवर रहेगा वो जिंदा रहेगा, उस कंसेप्ट को वो यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के अंदर वो परवाने जो मजबूत थे, जो अपने कलर को चेंज कर सकते थे, वो वहां पर आसानी से क्या कर गए, सरवाइव कर गए, वहां पर जिंदा रह गए। और जो नहीं कर सकते थे वो मर गए, उनको शिकार कर लिया गया। इस ख्याल की तायद इस ख्याल की तायद इस हकीकत से होती है कि इन इलाकों में जहाँ सनती निज़ाम वाक़ नहीं हुआ था, जैसे गांव के इलाके, क्योंकि सनती इनकलाब जब आया तो वो सिर्फ शहरों के अंदर आया पहले, तो गांव के अंदर ये नहीं था। तो वहां पर क्या था, वहां पर मेलानॉइड्स परवानों की तादाद कम थी। यानी इंग्लैंड के अंदर अगर उन्होंने कुछ परवानों को जखेरा किया, उनको जमा किया और उनका रिसर्च किया, इसी तरह से उन्होंने गाँव में भी किया। लेकिन गाँव में उनको अगेन दोबारा क्या देखने को मिला कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अगर शहरों के अंदर काले परवानों की तादाद ज्यादा हुई, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का असर अभी गाँव में नहीं हुआ, इसलिए वहां पर काले कलर के यानी मेलानाइट्स परवानों की तादाद अभी भी क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी इन्वायरमेंट के पोल्यूशन नहीं हुआ। नतीजे में जो काई थी, काई अभी भी वहां पर मौजूद थी। काई सफेद कलर की थी, इसलिए वहां पर जो सफेद कलर के परवाने थे वो शिकारी आसानी से शिकार नहीं कर पाते थे, और नतीजे में ये था कि उनकी तादाद ज्यादा थी और मेलानाइट्स परवानों की तादाद वहां पर कम थी। इससे मालूम हुआ कि एक मिली जुली आबादी में जो अच्छी तरह मुताबिकत पैदा कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे अल्फाज है, इसको आप समझ लीजिए कि एक मिली जुली आबादी में जो अच्छी तरह मुताबिकत पैदा कर सकते हैं, जिंदा रहते हैं और अपनी आबादी के तनासुब को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी अब आप सोचिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले सबसे ज्यादा तादाद किसकी थी, सफेद परवानों की। क्यों? क्योंकि सफेद परवानों को उस माहौल के अंदर जिंदा रहने के लिए वो सारे हालात मुहैया थे। उनको खाने के लिए था, उनके ऊपर कोई शिकारी हमला होने वाला नहीं था, उनकी जनरेशन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी, उनकी मैटिंग आसानी से हो सकती थी, उनके बच्चे आसानी से पैदा हो सकते थे, इसलिए उनके नंबर ज्यादा थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वही सफेद कलर के परवाने, अब क्या हो गया, उनके लिए वो इन्वायरमेंट तंग हो गया। तंग हो गया का मतलब ये है कि शिकार कहीं से भी हो रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी परिंदा आ रहा है, उनको खा रहा है, चला जा रहा है। नतीजे में यह हुआ कि उनके नए जनरेशन आना रुक गई, उनके नए बच्चे होना रुक गए। इस तरह से धीरे 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 क्या हो गया, उनकी तादाद कम हो गई। तो अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से अगर आप मुताबिकत रखते हैं, तो आपकी ताकत बढ़ेंगी, आपके नंबर बढ़ेंगे, आपकी पॉपुलेशन बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से मुताबिकत नहीं रख सकते, तो आपकी जनरेशन धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये वहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला। याद रखिए, कोई भी तरमीम शुदा याद रखिए कोई भी तरमीम शुदा जी हयात यानी वेरिएंट मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। यानी उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद पूरी तरह से सफेद कलर के परवाने, सफेद कलर के कीड़े खत्म हो गए, या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, काले कलर के जितने भी कीड़े थे वो पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हो गए। क्यों नहीं हुए, उसकी वजह यह है कि जब भी कोई चीज वेरिएशन में होंगी, यानी थोड़े से फर्क के साथ होंगी, तो वो उस इन्वायरमेंट में तो मौजूद रहेंगी, लेकिन उसकी तादाद कम रहेगी। उसकी तादाद क्या रहेंगी, हमेशा कम रहेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसूल है, इसको याद रखिए कि जब भी कोई चीज का वेरिएशन होता है, कोई फर्क लेकर आने की कोशिश होती है, तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पोशीदा है कि वो पूरी तरह से कभी भी जमीन से खत्म नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तादाद उसकी बाकी रहती है। पूरी तरह से एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ ना कुछ तादाद में वो चीज बाकी रहती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, ये एविडेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है जो एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें, दूसरी चीज जो मेरे को एक चीज समझाना है आपको कि एग्जाम एनसीईआरटी ने जो दोनों भी मॉथ्स है यानी जो दोनों कीड़े हैं उनके नाम एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखाया हुआ है। एक नाम जो है, एक नाम जो है मौत का है वो है बिस्टन बिस्टन बिट्टुलेरिया, और दूसरा नाम है बिस्टन कार्बोनीफेरा। तो जो सफेद कलर की मौत है, सफेद कलर के जो कीड़े हैं, तो उनका जो नाम है वो क्या है, बिस्टन बिट्टुलेरिया। और जो काले कलर की मौत से काले कलर के जो कीड़े हैं उनका नाम है बिस्टन कार्बोनीफेरा। अब ये मैंने क्यों लिखाया, ये इसलिए लिखाया क्योंकि कभी कभार एग्जाम में बिस्टन बिट्टुलेरिया और एग्जाम में बिस्टन कार्बोनीफेरा पूछ लिया जाता है, या वहां पर ब्रैकेट में नाम दे देते हैं, नतीजे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस नाम को आपको याद रखना है कि बिस्टन बिट्टुलेरिया मतलब सफेद कलर के, और बिस्टन कार्बोनीफेरिया फेरा मतलब काला कलर का जो कीड़ा होगा उसका नाम है। तो यहाँ पर और बेसिक कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह समझना है, इसको एक बार और पढ़ना है, लेक्चर को दोबारा अगर आप रिपीट करके समझ सकते हो तो उसको याद से सुनना है। कहानी कहानी किस तरह की, कहानी ये है कि जब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था तब तक सफेद कलर के कीड़े ज्यादा थे। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया काले कलर के कीड़े ज्यादा हुए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पहले सबसे ज्यादा फिजिबल था, सुटेबल था, फेवरेबल था, मुनासिब था, किसके लिए, सफेद कलर के कीड़ों के लिए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इन्वायरमेंट सुटेबल मुनासिब किसके लिए हो गया, काले कलर के कीड़ों के लिए। पहले क्यों था, क्योंकि पहले इन्वायरमेंट पोल्यूटेड नहीं था, इन्वायरमेंट आलूदा नहीं था, नतीजे में वहां पर काई की ग्रोथ ज्यादा होती थी। काई की ग्रोथ होती थी दरख्तों के ऊपर, नतीजे में दरख्तों के जो तने थे वो सफेद होते थे, और सफेद तनों के ऊपर सफेद कीड़े ये शिकार करने वाले परिंदों को आसानी से दिखाई नहीं देते थे। लेकिन उसी सफेद कलर के तनों के ऊपर काले कलर के कीड़े शिकारी परिंदों को आसानी से दिखाई देते थे, नतीजे में वो उनको खा लेते थे, इसलिए काले कलर के कीड़ों के नंबर कम थे, सफेद कलर के कीड़ों के नंबर ज्यादा थे। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ कि काले कलर के कीड़ों के लिए ज्यादा मुनासिब हो गया, क्योंकि काई वहां पर ग्रो नहीं करती थी, काई की वहां पर पैदाइश नहीं होती थी, काई की वहां पर डेवलपमेंट नहीं होता था, नतीजे में तने काले कलर के थे। नतीजे में जब भी परिंदे शिकार करते थे तो उनको आसानी से कौन दिखाई देता था, सफेद कलर के कीड़े, और वो उनको खा लेते थे। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद सफेद कलर के कीड़ों के नंबर कम हो गए। ये क्यों हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले जो इन्वायरमेंट था वो सफेद कलर के कीड़ों के लिए मुनासिब था, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो इन्वायरमेंट था वो काले कलर के कीड़ों के लिए मुनासिब था। यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है क्योंकि सफेद कलर के कीड़े वहां पर ताकतवर थे, यहाँ पर काले कलर के कीड़े ताकतवर हो गए। वहां सफेद कलर के कीड़े इसलिए ताकतवर हो गए क्योंकि उनके लिए वहां पर इन्वायरमेंट फिजिबल था, इसलिए वो फिट थे, फिट होने की वजह से उन्होंने वहां सरवाइव करे। काले कलर के कीड़ों के लिए क्योंकि इन्वायरमेंट सुटेबल था, यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में वो फिट थे, इसलिए वो सरवाइव हुए। लेकिन एक और क्वेश्चन है वो क्या, कि काले कलर के कीड़े पहले पूरी तरह से खत्म नहीं हो गए, उनके कुछ तादाद बाकी रहती थी, इसी तरह से सफेद कलर के कीड़े भी कुछ तादाद में बाकी रहे। जब भी वेरिएशन होगा, जब भी फर्क होगा, एक जनरे जब थोड़ी भी तब्दीली अगर किसी जनरेशन में होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो जाएंगी, नहीं, वो दुनिया में कम होंगी लेकिन वो वेरिएंट, वो फर्क बाकी रहेगा हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको अब याद रखना है ना। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल किसकी है, वो एग्जाम्पल ये है कि जब हम ज्यादती के साथ हर्बिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है कि मुदाफियत बहुत कम वक्त के अंदर मुदाफियती वैराइटीज के इर्तिका की शक्ल में निकलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझ लीजिए, क्या मतलब है इसका, कि जब हम बहुत ज्यादा
पैमाने पर हर्बिसाइड्स का मतलब जो हमारे खेत होते हैं, तो खेत के अंदर क्या होता है, झाड़ियाँ उगती है, और उन झाड़ियों की वजह से क्या होता है कि हमारे जो हमारे पौधे हैं जिनसे हम कमर्शियली बहुत फायदा उठाने वाले हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये जो झाड़ियाँ है, घास फूस है, इसकी वजह से हमारे जो खेत है, उस खेत के अंदर बहुत तकलीफ होती है। तो अक्सर वहां पर क्या डाला जाता है, हर्बिसाइड्स, ताकि वो जो झाड़ियाँ वगैरह है उनकी ग्रोथ ना हो, वहां पर उनका डेवलप ना हो। इसी तरह से इंसेक्टिसाइड, जैसे मच्छर मारने की दवा है, या मच्छर मारने की दवा या कीड़े मारने की जो दवा है, उसको कहा जाता है इंसेक्टिसाइड। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो कीड़े वगैरह है उनका इस्तेमाल ना हो, उनकी ग्रोथ ना हो। अब होता क्या है कि हम कंटिन्यूअसली अगर हर्बिसाइड, कंटिन्यूअसली इंसेक्टिसाइड का अगर इस्तेमाल करें, तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में ये होता है कि जो मुदाफियत है वो बहुत धीरे धीरे ये होता है कि वो हर्बिसाइड और वो इंसेक्टिसाइड उस केमिकल के अंदर रहने की अपने अंदर आदत डाल लेते हैं। नतीजे में क्या होता है, अब वो उस दवा के मरने की बजाय, उस दवा से मरने के बजाय उस दवा में भी जिंदा रहना शुरू कर देते हैं। जैसा हम फॉर एग्जांपल ये कहेंगे, क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है और हमारे टीचर आते हैं, उसको हमेशा थप्पड़ मारते हैं, हर दिन आते हैं उसको थप्पड़ मारते हैं, और हर दिन आते हैं और हर दिन मारते रहते हैं और बहुत मारते हैं। अब कंटिन्यूअसली मारने की वजह से क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली मारने की वजह से हम अपनी जबान में बोलते हैं कि कोडगा हो जाएगा। कोडगा हो जाएगा मतलब अब उसको आदत हो गई, आप उसको कितना भी मारो अब उसको कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर मुदाफियत पैदा कर लिया। वो तैयार है, वो जब भी टीचर को देखता तो तैयार रहता कि हाँ अब ये आएंगे और अपने चेहरे पे मारेंगे, इसलिए पहले से तैयार रहो। तो अब इस तरह से यहाँ पर भी ये अमल हुआ। क्या हुआ कि जब लोगों ने बहुत ज्यादा हर्बिसाइड इस्तेमाल करना शुरू करे या बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना शुरू करे, तो वो जो कीड़े थे या जो झाड़ियां थी, उन्होंने अपने अंदर डेवलपमेंट शुरू करे, उन्होंने अपने आप को उस केमिकल के हिसाब से तैयार करना शुरू करे। तो अब उनका जो मुदाफियती निजाम था वो स्ट्रांग हो गया। अब वो उस केमिकल के अगेंस्ट में भी क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, उस केमिकल से अब उनको कोई असर नहीं होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसको भी साइंसदानों ने इर्तिका के सबूत के तौर पे पेश किया कि जब आप किसी इन्वायरमेंट, यानी आपने क्या करे, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिए जिस इन्वायरमेंट के अंदर उसने अपने आप को धीरे 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 क्या कर दिया, तब्दील कर दिया, यानी उसके अंदर धीरे धीरे चेंज आया और वो इवॉल्व करा, उसने अपने आप को क्या कर दिया, इवॉल्व कर दिया। अब आप उसको कोई भी केमिकल दो, अब आप उसको कोई भी दवा दो, उसकी डेथ होने वाली नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है कि उसने अपने आप के अंदर इवोल्यूशन किया और अब वो इन्वायरमेंट उसके लिए क्या हो गया, मुनासिब हो गया। अब आप हर्बिसाइड भी देंगे तो वो जिंदा रहेगा, अब आप इंसेक्टिसाइड देंगे तो भी वो जिंदा रहेगा। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप देखिए कि हमारे घरों में पहले ये होता था कि अगर आप मच्छर की अगरबत्ती लगाते थे, तो आपको जमीन के ऊपर बहुत सारे मच्छर गिरे हुए दिखते थे, यानी मच्छर मर जाते थे। ऑल आउट अगर आप लगा दे तो घर में बहुत सारी जगह आप आपके दादा दादी नाना नानी को पूछिए, झाड़ू से साफ करना पड़ता था, यानी मच्छरों की सडन बहुत जल्दी उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। लेकिन आज के जमाने में देखिए, आप घर में अलाउड लगाइए, आप घर में जो भी लगाना है लगा दीजिए, लेकिन मच्छर की मौत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इतने सालों से आपने उसको इतना इंसेक्टिसाइड दिया, आपने उसको इतना अलाउड दिया, आपने उसको इतना दिए कि अब उसने अपने आप को तैयार कर लिया। तुम अलाउड लगाते ना, तो मैं अब जिंदा रह के बताता हूँ और डबल ब्लड पीता हूँ। तो ये जो हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को तब्दील किया, उसने अपने आप को इवॉल्व किया, उसने अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेकर आए कि अब वो इंसेक्टिसाइड का, उस दवा का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसी तरह की एक और एग्जांपल है, ये जो इवोल्यूशन की बात है, ये बात इन माइक्रोब्स के ऊपर भी सादिक आती है। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरासीम के ऊपर भी आती है, जिनके खिलाफ हम क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स। क्या यूज करते हैं हम, एंटीबायोटिक्स, या हम उसके अगेंस्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं, ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे मुदाफती उज़ुए या सेल्स सदियों में नहीं बल्कि महीनों और सालों में ज़हूर पजीर हो जाते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में सदियों में
इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलती थी, इवोल्यूशन देखने को मिलता था। लेकिन अब हमको ये सालों और महीनों और दिनों में देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए और आपने उस डॉक्टर के पास जब आप आपका इलाज के लिए उसको बताते हैं, तो आप देखिए कि वो डॉक्टर उस चिट्ठी के ऊपर 4 से 5 मेडिसिन के नाम लिख कर देता है। क्यों देता है? क्योंकि उस डॉक्टर को ये बात पता है कि जिस बैक्टीरिया को या जिस जरासीम की वजह से ये जो बीमारी होगी, वो एंटीबायोटिक जो उसने लिखा, एक एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट में पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो सकती, इसलिए वो 2 एंटीबायोटिक लिखता है, ताकि अगर एक नहीं तो दूसरी उसके अगेंस्ट में काम करेगी। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया कि अब हमारे बॉडी के अंदर जो जरासीम है, जो बॉडी के अंदर हमारे बैक्टीरिया है, उन्होंने अपने आप को तब्दील किया। उन्होंने अपने अंदर इस तरह के चेंजेस लेकर आए कि अब आप उसको एंटीबायोटिक्स दो तो भी उसकी डेथ होने वाली नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ता है? एक एंटीबायोटिक अप्लाई करना पड़ता है। अगर उससे उसको असर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे एंटीबायोटिक देना पड़ता है। कौन सी एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट में काम करेंगे हमको नहीं मालूम, इसलिए डॉक्टर इतनी लंबी चिट्ठी लिखकर आजकल देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माइक्रोब जो है, इन्होंने भी अपने आप को इवॉल्व किया, इन्होंने भी अपने अंदर तब्दीलियां के नतीजे में आज हमको देखने को मिलता है कि हमको कई सारे, और इस ये जो एंटीबायोटिक्स है या माइक्रोब्स है, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चालू है। एक वर्ड है जिसको आप याद रखिए, आगे आपको काम आएगा, कि जितने भी बैक्टीरिया है, अब कुछ बैक्टीरिया उनको कहा जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, कि जितने भी बैक्टीरिया उन्होंने अपने अंदर क्या डेवलप कर दिए? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी मतलब बहुत सारे, ड्रग मतलब दवाई, रेजिस्टेंस मतलब उनके अगेंस्ट में मुदाफियाती निजाम पैदा करना। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब ये बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक हो गया है। अब ये बहुत बड़ा क्या हो गया है? रिसर्च का टॉपिक हो गया है कि जितने भी मेडिसिन, जितने भी एंटीबायोटिक्स, जितने भी दवाएं हम यूज करते थे, उनके अगेंस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने या माइक्रोब्स ने या बैक्टीरिया ने या जरासीम ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, मुदाफियत पैदा कर ली, कि आप उनको वो दवा देते हैं या आप उनको वो ड्रग देते हैं, उससे उनकी डेथ नहीं होती, उनको उससे कोई असर नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस टीचर ने जिसने उसको वो जो स्टूडेंट था उसको मार मार के इतना कोड़गा कर दिया या उसको इतना ज्यादा मुदाफियत उसके अंदर पैदा कर लिया कि अब एक और थप्पड़ भी अगर मारते तो उस बच्चे को कोई शर्म नहीं आती। इस तरह से ये बैक्टीरिया हो गया कि इनको कितना भी ड्रग अब आप दो, उनके ऊपर उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि उन बैक्टीरिया ने, उन माइक्रोब्स ने अपने अंदर इस तरह की तब्दीली लेकर आए, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ कि अब कोई दवा उनके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकती। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये भी इवोल्यूशन का सबूत है कि दुनिया के अंदर आज भी तब्दीली हो रही है, दुनिया के अंदर आज भी इवोल्यूशन हो रहा है। ये साइंसदानों का कहना है, ठीक है। ये इंसानी हाथों की इर्तिका की मिसाल है। और ये जो भी आप देख रहे हैं, ये मिसाल जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स या एंटीबायोटिक्स, तो ये जो इर्तिका हुआ ये इंसानों के अपने हाथ से हुआ। ये हमें ये भी बताता है, यानी ये जो बातें हैं ये हमें ये भी बताता है कि अकीदे के मायने में इर्तिका एक यकीनी अमल नहीं है। ठीक है, अकीदे के मामले में अगर हम बात करेंगे तो हमारे हिसाब से, अकीदे के हिसाब से दुनिया पूरी कांस्टेंट है, एक बार बन गया उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, ये अकीदे के हिसाब से। तो अकीदे के मायने में इर्तिका एक यकीनी अमल नहीं है, ये एक इम्कानी अमल है। ये कैसा अमल है? इम्कानी, यानी मौके के हिसाब से होने वाला अमल है, जिसका इन्हिसार फितरत में इत्तेफाकी वक़ुआत और उज़ूयों में इत्तेफाकी म्यूटेशन पर होता है। उनका ये कहना है कि हमारे, मतलब हमारा जो फेथ है या जो हमारी समझ है वो ये है कि ये इर्तिका एक यकीनी अमल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इर्तिका हो, ज़रूरी नहीं है कि इर्तिका हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर्बिसाइड्स दिया हुआ हो तो उसके अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप होगी, हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट में मुदाफ़ियत पैदा होगी, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक इम्कान है, एक पॉसिबिलिटी है, एक एक क्या बोलेंगे, एक एक सोच है कि ये अमल हो सकता है।
और ये अमल क्यों हो सकता है? क्योंकि उसका इन्हिसार फितरत में है। फितरत में क्या है? इत्तेफाकी कुछ चीजें हो सकती है, एक्सीडेंटली कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से तब्दीली आ जाए। जैसे डायनासोर्स पूरे मर गए, ये इत्तेफाकी है। वायरस अचानक में आ गया, वायरस के अचानक में आने की वजह से क्या हो गया? बहुत सारी नई नई तब्दीलियां हो गई। तो ये इत्तेफाकी है। ये जो तब्दीली हो सकती है, ये जो वक़ू हो सकता है या ये इवोल्यूशन हो सकता है, ये इत्तेफाकी कुछ वाक़यात की बेसिस पे, वक़ुआत मतलब वाक़े की जमा है। कुछ ऐसे हालात डेवलप हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या होंगी? तब्दीलियां वाक़ होंगी। और दूसरी जो वजह हो सकती है वो होती है इत्तेफाकी म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या है? म्यूटेशन किस तरह की होती है? हम इसको आगे और चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना समझ लीजिए, म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए के अंदर चेंज, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के अंदर चेंज होने के अमल को कहा जाता है म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन जब होता है तो डीएनए के अंदर चेंज होता है, डीएनए के अंदर चेंज होता है तो जीनोम में चेंज होता है, जीनोम में चेंज होता है तो प्रोटीन में चेंज होता है, प्रोटीन में चेंज होता है तो बॉडी के जो फिजियोलॉजी है, बॉडी जो दिखाई देती है, उसके अंदर धीरे धीरे क्या होती है? तब्दीली होना शुरू होती है। तो इसीलिए यहाँ पर दो बातें इन्होंने कही है, इसको हमेशा याद रखिए कि इवोल्यूशन होगा ये जरूरी नहीं है, ये यकीनी अमल नहीं है, ये इम्कानी अमल है, पॉसिबिलिटी है, शक है यहाँ पर, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर होगा तो किस वजह से होगा? होगा तो इस वजह से होगा कि एक अचानक में कोई वाकया रोनुमा हो जाएगा, अचानक में कुछ चेंज आ जाएगा, या फिर म्यूटेशन होगा, डीएनए के अंदर तब्दीली होगी। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। इसको अगर आपको समझना है तो आपको इसको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे ये कंसेप्ट हमारे पास ना तो पढ़े जाते हैं, ना हमारे पास इनको पढ़ाया जाता है। इसलिए इन कंसेप्ट को अगर आपको समझना है तो इसको आप बार बार रीड करिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको और आसान तरीके से समझा सकूं। फिर भी अगर आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती, ये कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट है तो आप उसके सवाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।